तो हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्नावली फर्स्ट बी का क्वेश्चन नंबर 9। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या दिखाना है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। तो कोई भी संख्या प्राकृत संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी जब उसका अभाज्य गुणनफल 2 into 5 के रूप का होगा। तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे कि कोई भी प्राकृत संख्या जीरो पर तब ही समाप्त होगी जब उसका अभाज्य गुणनखंड 2 into 5 के पावर n के रूप का होता है। तो कोई भी संख्या 0 पर कब समाप्त होगी जब उसका अभाज्य गुणनखंड 2 into 5 के पावर n के रूप का होगा। अर्थात हम कह सकते हैं चूंकि 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड वो कितना होगा 2 into 3 की पावर n, और जो कि 2 into 5 की पावर n के रूप का नहीं है तो इस प्रकार हम कह सकते हैं अर्थात संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। व्याख्या कीजिए 7 into 11 into 13 plus 13 और 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 एक भाज्य संख्या है। हमें यहाँ पर क्या दिखाना है, ये जो संख्याएं दी हुई हैं इनको हमें दिखाना है कि भाज्य है या नहीं है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं और सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या क्या है, क्या होती है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके पास क्या होता है, दो से अधिक फैक्टर होता है, मींस दो से अधिक गुणनखंड होता है। भाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो भाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं जिनके पास दो से अधिक फैक्टर्स होते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है 7 into 11 into 13 और प्लस 13। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम इसमें से क्या कॉमन कर सकते हैं, 13 कॉमन कर सकते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 into 11 और प्लस कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 13, यहाँ पर हो जाएगा 77 और प्लस कितना हो जाएगा 1, और इसको जब ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 78। तो ये क्या होंगी, ये एक अभाज्य संख्या तो नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर जो 13 है इसका एक फैक्टर है, मीन्स गुणनखंड है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 13 into 78
अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें 13 भी एक गुणनखंड है। गुणनखंड है, अर्थात 13 इंटू 78 एक भाज्य संख्या होगी। भाज्य संख्या होगी, अर्थात हम कह सकते हैं कि 17 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 क्या होगी, एक भाज्य संख्या होगी। या यहां लिख सकते हैं, या 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू प्लस 13 एक भाज्य संख्या होगी। तो इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो इन सब में से कॉमन क्या होगा, 5 कॉमन होगा, तो हम 5 यहाँ पर कॉमन कर लेते हैं। अंदर कितना बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और यहाँ पर प्लस 1। तो हम इसका मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। 7 6 जा 42 और 4 जा कितना हो जाएगा, 42 4 जा, तो 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 जा कितना हो जाएगा 24, 2 कैरी, 3 6 जा 18, 20 0 2 कैरी, 3 1 जा 3 2 5। और फिर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, यहाँ पर 0, 2 5 जा 10। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा आया वो कितना आया 1008 और यहाँ पर प्लस 1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 इंटू 1009। तो यहाँ पर 5 और 1009 क्या होगा, एक अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें जो 5 है वो भी क्या है, इसका एक फैक्टर है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि 5 इंटू 1009 एक अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें 5 भी एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, अर्थात 5 इंटू 1009 एक भाज्य संख्या होगी। या तो हम लिख सकते हैं कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या होगी।